हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स एकेडमी यानी कि जीसीए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में, जिसमें कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एमलगमेशन ऑफ कंपनीज। तो आज की क्लास में यही हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एमलगमेशन ऑफ कंपनीज में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना होता है और इसकी अकाउंटिंग कैसे करके हम लोग बनाते हैं। इसमें एमलगमेशन का एक बेसिक सा मतलब समझ लेते हैं। मान लीजिए कि दो कंपनी है, एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी बी लिमिटेड। तो ये दोनों कंपनियां मिलकर एक अगर नई कंपनी का निर्माण करती है तो इसको हम लोग कहते हैं एमलगमेशन। मतलब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिल गई और इन्होंने मिलकर एक नई कंपनी बनाई है सी लिमिटेड। तो यहाँ पर ए लिमिटेड बंद हो जाएगा, बी लिमिटेड भी बंद होगा और एक नया कंपनी खुलेगा, उसका नाम होगा सी लिमिटेड। यहाँ जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड है उसको कई नामों से जाना जाएगा, जैसे कि हो सकता है वेंडर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, सेलिंग या एमलगमेटिंग कंपनी। जबकि सी लिमिटेड को हम लोग यहाँ पर वेंडिंग कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी या फिर परचेजिंग कंपनी या अमलगमेटेड कंपनी भी बोलते हैं। जो ज़्यादातर यूज होता है वो होता है वेंडर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी। टर्म यूज होता है अकाउंट बनाते समय, ज़्यादातर यूज होता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और भी इसके बारे में। कुछ टर्म्स को देख लेते हैं, जैसे कि एमलगमेशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक टर्म होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है यहाँ पे ग्रहण कर लेना, जैसे कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी टेक ओवर कर लेती है। जैसे ए लिमिटेड एक कंपनी थी तो ये बंद हो गई, लेकिन इसकी जगह पे एक कंपनी है बी लिमिटेड जिसने पूरा का पूरा ए लिमिटेड का बिजनेस ले लिया है। हो सकता है न्यू कंपनी भी हो या पहले से भी हो, एग्जिस्टिंग भी हो सकती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के केसेस में ऐसा होता है कि कोई कंपनी है जो कुछ सालों से लॉस में जा रही है, तो उस कंपनी में एक नई कंपनी इन्वेस्ट करती है या एग्जिस्टिंग कंपनी इन्वेस्ट करती है, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई भी कंपनी बंद नहीं होती है। मतलब एक पुरानी कंपनी होती है जो कई सालों से लॉस में है, तो उस लॉसेस को कुछ सेटअप किया जाता है और उसी कंपनी को एक और मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को री इस्टेब्लिश कर सके। तो उसको हम लोग यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब बढ़ते हैं कि इसमें हम लोगों को एमलगमेशन में क्या क्या पढ़ना होता है और एमलगमेशन एग्जैक्टली होता क्यों है, ये भी कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत ही आसान था थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि हो सकता है कि इंटरनल कॉम्पिटिशन्स को कम करने के लिए कंपनियां एक दूसरे के साथ मिल जाती होंगी, या फिर बड़े स्तर पे प्रोडक्शंस करने के लिए या पैसा ज़्यादा जुटाने के लिए। अगर दो या दो से अधिक कंपनी मिलेगी तो ऑटोमेटिकली उनके पास फंड ज़्यादा हो जाएगा। कभी कभी किसी कंपनी के पास फंड ज़्यादा होता है लेकिन किसी किसी कंपनी की गुडविल ज़्यादा होती है, तो ऐसे केस में भी कंपनियां मिल जाती हैं अच्छे मैनेजमेंट के लिए, या फिर भविष्य में आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण लॉस ना हो उसको रोकने के लिए भी कभी कभी एमलगमेशंस होता है। और भी कारण हो सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ और भी देख लेते हैं, जैसे कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनियां हैं, इन्होंने मिलकर अगर सी लिमिटेड बनाया है तो यहाँ पर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर हैं उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसीलिए उस सेक्रीफाइस के बदले में इनको कुछ ना कुछ मूल्य मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं परचेजेस कंसिडरेशन। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे या प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे, उनको जो कुछ भी सी लिमिटेड के द्वारा प्राप्त होगा केवल उसी को हम लोग परचेज कंसिडरेशंस के लिए कंसीडर करेंगे। अगर ए लिमिटेड के कुछ लाइबिलिटीज़ होल्डर हैं और बी लिमिटेड के कुछ लाइबिलिटीज़ होल्डर हैं, जैसे कि डिबेंचर होल्डर हो गया या क्रेडिटर हो गया, उनको अगर कुछ भी मिलता है सी लिमिटेड से तो उसको परचेज कंसिडरेशन नहीं कहा जाता है। जो एक्चुअल ओनर हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के, चूँकि उनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, उनकी कंपनी का नाम बदल रहा है, उनकी कंपनी का मैनेजमेंट बदल रहा है, तो इसके बदले में उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए सी लिमिटेड से। तो ये जो कुछ भी सी लिमिटेड से यहाँ पर उन्हें मिलेगा उसी को हम लोग परचेज कंसिडरेशन कहेंगे। लेकिन बार बार कन्फ्यूजन ये होता है कि ए लिमिटेड या बी लिमिटेड के अगर डिबेंचर होल्डर को कुछ मिलता है तो क्या वो भी परचेज कंसिडरेशन है? जी नहीं, वो परचेज कंसिडरेशन नहीं है। ए लिमिटेड या बी लिमिटेड के अगर क्रेडिटर्स को कुछ मिलता है सी लिमिटेड से तो उसको परचेज कंसिडरेशंस नहीं कहा जाएगा। केवल और केवल जो शेयर होल्डर्स हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के, उनको अगर सी लिमिटेड के द्वारा कुछ भी प्राप्त होता है, चाहे वो शेयर्स प्राप्त हो चाहे वो उनको कैश में प्राप्त हो, तो उनको हम लोग यहाँ पर परचेज कंसिडरेशंस के दायरे में लेकर आएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप परचेज कंसिडरेशन कितना सही निकालते हैं। अगर आपने इसको सही निकाला है तो आपका का पूरा क्वेश्चन लगभग सही होता है। ये अगर गलत निकला तो गलत ही हो जाता है फिर क्वेश्चन।
इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कितने तरह के एमलगमेशन होते हैं। जैसे कि एमलगमेशन दो तरह के होते हैं, एक तो एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेजेस। अब एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब होगा और एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेजेस कब होगा। देखिए नीचे जो 5 कंडीशन है ये शॉर्टकट में दिया हुआ है, तो ये अगर 5 कंडीशन पूरे के पूरे फुलफिल होते हैं एट द टाइम ऑफ एमलगमेशन, तो ऐसे एमलगमेशन को हम लोग बोलेंगे एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। लेकिन इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन पूरा नहीं होता है तो ऐसे केस में अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेजेस उसको कहेंगे। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही आसान है कि अगर ये 5 शर्तें जो नीचे दी हुई है, 5 कंडीशंस जो लिखा हुआ है, अगर ये 5 शर्तें पूरी की पूरी कंप्लीट होती हैं एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन तो वो मर्जर कहलाएगा। कोई भी एक शर्त पूरा नहीं होगा तो उसको हम लोग यहाँ पर इन द नेचर ऑफ परचेजेस कहेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ अमलगमेशन है। यहाँ पर ये मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि इस अकॉर्डिंग हम मेथड्स चेंज करेंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंडीशन है कि अमलगमेशन किस प्रकार का है। तो जब कभी भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो ये जानना ज़रूरी होता है कि अमलगमेशन मर्जर मेथड का है या अमलगमेशन परचेजेस मेथड का है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग में थोड़ा सा चेंजेस आता है। मतलब आपको कैपिटल रिजर्व और गुडविल जो होगा वो आपको निकालना पड़ेगा आगे चल के, तो इसी मेथड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये 5 के 5 कंडीशन आप ज़रूर याद कर लीजिए। और आप बीकॉम में हैं तो इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि कब एक अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा और कब एक अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा। तो ये आप लिखिए। तो ये पांचों शॉर्टकट में गिवन है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं और बाद में इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास गेस्ट पेपर होगा या फिर आपके पास बुक होगा तो इसमें थोड़ा सा एडिशन कर लीजिए कि ये 5 कंडीशन क्या हैं। जैसे कि जो कंपनी ट्रांसफ़र हो रही है उसके सारे एसेट्स लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होने चाहिए, 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिलना चाहिए। तो ये वगैरह हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं कि अकाउंटिंग जो होती है, जैसे कि अगर अमेलगमेशंस की बात करें तो एज पर लीगल रूल्स इसमें हमें कौन कौन से सेक्शंस देखने हैं। तो लीगल रूल्स अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 230 एंड सेक्शन 231, उसके बाद 232, 233, तो उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है तो इसके साथ आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इस पर लागू होता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि बीकॉम में ये बहुत ज़्यादा आपको ये सब नहीं पढ़ना होता है, बट मैंने यहाँ पर रख दिया कि बाई चांस आप अगर सेक्शन ढूंढे तो आपको आसानी से मिल जाए। इसके बाद जैसे कि 2 पार्टीज़ हो गए थे यहाँ पर, जैसे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, और एक नई कंपनी बनी थी सी लिमिटेड। तो मैंने आपको बोला था कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को ज़्यादातर वेंडर कंपनी के नाम से जानेंगे और सी लिमिटेड को परचेजिंग कंपनी के नाम से जानेंगे या ट्रांसफरी कंपनी के नाम से जानेंगे। तो इनके बुक्स में क्या अकाउंट बनता है, तो एक चीज़ कॉमन रहेगा, वो ये रहेगा कि हर क्वेश्चन में आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। चाहे आपको वेंडर कंपनी के बुक्स में अकाउंट्स बनाना है, चाहे आपको परचेजिंग कंपनी के बुक्स में। बाकी जर्नल एंट्रीज और कुछ लेजर आपको यहाँ पर बनाने होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब कभी भी आप पुलिंग इसमें अगर आप ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर परचेजिंग कंपनी के बुक्स में अकाउंट्स बनाना होगा तो वहाँ पर अकाउंटिंग के 2 मेथड होते हैं, एक तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होता है और एक परचेजेस मेथड होता है। अगर अभी हमने देखा था जैसे मर्जर का केस था, तो एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ अगर मर्जर होगा तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अप्लाई होता है, और एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेजेस होगा तो फिर परचेज मेथड अप्लाई होता है। तो थोड़ा सा अकाउंटिंग का जो एंट्रीज है, मतलब जर्नल एंट्रीज है, उसमें चेंजेस आता है इन केस ऑफ परचेजिंग कंपनी, ठीक है ना। बाद बाकी वेंडर कंपनी के बुक में कुछ खास चेंजेस नहीं आते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हम लोग ऐसा करते हैं, इन सभी चीज़ों को बढ़िया से पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे परचेज कंसिडरेशन निकालना, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, परचेज कंसिडरेशन निकालने के टोटल 4 मेथड आपको बीकॉम लेवल में पढ़ने हैं, जैसे कि लमसम पेमेंट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट्स मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स मेथड। तो इन सबको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गुड बाय।